एंटी तो एंटीनेटल केयर, कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर इसे बोला जाता है, सिस्टमिक सुपरविजन, एग्जामिनेशन, एडवाइस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब देखो, जो एंटीनेटल केयर है, एंटीनेटल केयर कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन। तो क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है कि प्रॉपरली हिस्ट्री लेना फीमेल की, ठीक, चाहे वो कहीं भी दिखाए, चाहे वो पीएचसी में दिखाए, सीएचसी में दिखाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट, इसमें हिस्ट्री में भी कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री क्या है, पास्ट प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री क्या है, प्राइमी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, और इसके अंदर क्या आता है, कौन कौन सी एडवाइस देना जरूरी है प्रेग्नेंट वुमेन को, वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं, एंटीनेटल केयर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एंटीनेटल केयर में दो इंपॉर्टेंट चीजें आई, केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन और एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंटीनेटल केयर के। तो टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सबसे पहले आते हैं कि हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना है। ठीक है, अगर डिटेक्ट हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे है, कि मान लिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, वो एक रिस्की कंडीशन है। ठीक है, कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें फीटल एनोमली प्रेजेंट है, वो एक रिस्की कंडीशन है ना, तो उसमें क्या करना होता है, हमें हायर सेंटर पे रेफर करना होता है, ये चीज रहती है यहाँ पे। दूसरा क्या आता है, टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस अर्ली, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जैसे कि एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया बोला जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया फीमेल को, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, ये डिटेक्ट करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज हो गया, ये डिटेक्ट करना है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, वो डिटेक्ट करना है। अगला आता है टू प्रमोट प्रिवेंटिव केयर। ठीक है, तो प्रिवेंटिव केयर प्रमोट करनी है कि कोई, मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है ना, कि पहले हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, बाद में क्योर करेंगे, कि पहले कोई डिसीज ना हो, इस पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं, कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, हर एक विजिट पे, अभी हम देखेंगे कितनी कितनी विजिट बता रखी हैं, तो हर एक विजिट पे फीमेल को हमें एसेस करते रहना है कि कोई रिस्क तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेट द मदर, मदर को एजुकेट करना है किसके बारे में, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि जो क्या नॉर्मल कंडीशंस हैं, क्या एबनॉर्मल कंडीशन, अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल है। जैसे हम एडिमा की बात करते हैं, पीडल एडिमा, जनरली पीडल एडिमा मिलता है फीमेल को। अब क्या होता है, वो भी एंकल में, ये हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, तो जनरली एंकल में एडिमा मिलता है। एंकल में एडिमा, अगर वो फीमेल क्या करेगी, थोड़ा रेस्ट करेगी, पैर को ऊपर रख के बैठ जाएगी, तो वो एडिमा सबसाइड कर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो इस कंडीशन में सबसाइड नहीं कर रहा है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। तो हमें मदर को इस बारे में एजुकेट करना है कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल। ठीक है, अगला, मोटिवेट अबाउट फैमिली प्लानिंग। अगर प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि पहली बार उसकी प्रेगनेंसी हुई है, तो हमें उसको मोटिवेट करना है फैमिली प्लानिंग के लिए, कि जैसे कि अपने अगली, अगर उस वो प्रेगनेंसी करना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, अगला कंसीव करना चाहती है, तो हमें उसको कहना है कि आप थोड़ा गैप रखिए। ठीक है, और दूसरा, अगर मल्टी ग्रेविड है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो रखी है उसे, पहले भी एक बार वो प्रेग्नेंट हो रखी है, अब दोबारा से वो कंसीव करा है उसने, तो उसको बोलना है फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना है। एक सेकंड रुको। हाँ, तो फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना है कि अ, तो ये चीजें हमने देख ली, मोटिवेट अबाउट फैमिली प्लानिंग। फिर अगला आता है मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स। अब आती है एंटीनेटल विजिट्स, का मतलब होता है कि जो फीमेल है उसको कितनी कितनी बार डॉक्टर के पास जाना है, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाना है दिखाने। तो मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स में देखो यहाँ पर, ये जो दे रखा है, ये दे रखा है एंटीनेटल विजिट्स में WHO FANC मॉडल। तो ये जो फॉलो होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फॉलो करता है इसी मॉडल को, कि मिनिमम 4 विजिट्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है,
अब वैसे तो आजकल हम अगर मॉडर्न एस्पेक्ट में देखें तो आजकल लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, है ना। और अगर हम मॉडर्न सिटीज में देखें तो अपने आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास, बट रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है। तो वहां के लिए स्पेशली बोला गया है कि मिनिमम 4 विजिट्स तो करनी ही है। तो मिनिमम 4 विजिट्स में फर्स्ट विजिट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना, कहाँ से कहाँ तक होता है ये बताओ, कितने वीक्स का होता है, बोलो। 12 का। 1 to 12 वीक्स का होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 26। 26 या 27 भी बोला जाता है कहीं, 13 to 27 वीक्स। और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 to 40 वीक्स का रहता है। तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विजिट 1 की जाती है। 8 to 12 वीक अगर जेस्टेशन है तो इसमें पहली विजिट की जाती है, ठीक है। दूसरी विजिट कब करते हैं, 24 to 26 वीक्स में ये दूसरी विजिट बताई गई है। तीसरी विजिट बताई है 32 वीक्स में। और फोर्थ विजिट बताई गई है 36 to 38 वीक्स में, ठीक है। तो ये 4 विजिट डब्ल्यू एच ओ मॉडल जो था FANC का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फॉलो करता है। दूसरी जो WHO ANC मॉडल आया, तो ANC मॉडल ने टोटल नंबर ऑफ विजिट 8 बताई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ विजिट कितनी बताई, 8 बताई, जिसमें पहली विजिट करनी है अप टू 12 वीक्स, कभी भी कर सकते हैं। दूसरी विजिट करनी है 20 वीक्स पे, तीसरी विजिट करनी है 26 वीक पे, ऐसे ही 30 वीक्स, 34 वीक्स, 36 वीक्स, 38 वीक्स पे, 40 वीक्स पे, ठीक है। रिटर्न फॉर डिलीवरी एट 41 वीक इफ नॉट गिवन बर्थ, ठीक है। अगर पोस्टम चला गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर से 41 पे बुलाना है फीमेल को, अगर बर्थ नहीं हुई है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर एट फर्स्ट विजिट गोल्स। अब हमने देख लिया कि 4 विजिट मिनिमम होनी चाहिए। अब जो फर्स्ट विजिट है उसमें क्या क्या गोल्स होने चाहिए, तो देखो, एसेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर एंड फीटस। हमें एसेस करना है कि जो मदर है, जो फीटस है, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है। हमें पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। सेकंड, हमें रिस्क का असेसमेंट करना है, ठीक है, कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है प्रेगनेंसी में, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ अब नॉर्मल तो नहीं है। फिर हमें जेस्टेशनल एज चेक करनी है, और साथ ही साथ EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी चेक करनी है, ठीक है। जेस्टेशनल एज एसेस करनी है, और EDD इसको बोला जाता है POG, पीरियड ऑफ जेस्टेशन भी बोला जाता है इसे। ये कैलकुलेट करना बताऊंगी कैसे करते हैं। और EDD के लिए फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं उसे, बताया था मैंने, बताओ। EDD कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है, क्या बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने, नेगल्स फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 9 मंथ्स और 7 डेज ऐड किए जाते हैं। याद आ रहा है, कुछ बताया था मैंने। 9 मंथ्स और 7 डेज ऐड किए जाते हैं, किसमें, LMP में, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में इसको ऐड किया जाता है। तो जाके हमें EDD मिल जाती है। POG कैलकुलेट करना भी मैं बताऊंगी, पीरियड ऑफ जेस्टेशन बोला जाता है इसे। तो ये सारी चीजें हमने देखी, प्रोसीजर एट फर्स्ट विजिट गोल। इसके अलावा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, कि जो बेसिक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो हम करा लें, CBC करा लें, ठीक है। अभी देखेंगे कि और भी क्या क्या बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, कि पास्ट प्रेगनेंसीज कैसी रही हैं, और प्रेजेंट जो प्रेगनेंसी है उसकी भी हिस्ट्री लेनी जरूरी है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज इंपॉर्टेंट है, कि पास्ट प्रेगनेंसी कितनी रही है, ठीक है, कितना कितनी बार
जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट रह चुकी है, कितनी उसका जो ग्रेविडा है वो कितना। ग्रेविडा बोला जाता है कि कितनी बार फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, चाहे वो लेट्स से कि चाहे जो फीटस था उसकी डेथ ही क्यों ना हो गई हो, चाहे अबॉर्शन ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन हम उसको भी ग्रेविडा में काउंट करते हैं कि कितनी बार फीमेल ने कंसीव किया है, उसे ग्रेविडा बोला जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज में हमें ग्रेविडा पूछना है। ठीक है, ये पूछना है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई प्रेगनेंसी में, कहीं कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ था लास्ट प्रेगनेंसी में, तो ये हमें सब पास्ट प्रेगनेंसी में पूछना है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी में क्या आता है कि हमें पूछना है कि जो फीमेल ने कंसीव किया है, क्या ये इजीली कंसीव हो गया था, ठीक है, या फिर कंसीव करने में दिक्कत आई थी, या फिर आईवीएफ से कंसीव हुआ है, ठीक है, या फिर स्पॉन्टेनियसली कंसीव हुआ है। तो ये हमें पूछना है कि कहीं कोई कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से मतलब कि 10 साल हो गए शादी को, उसके बाद जाके कंसीव हुआ है। तो ऐसे करके हमें पूछना है कि स्पॉन्टेनियस था, डिफिकल्टी से कंसीव हुआ है, या कहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो नहीं करा है। नेक्स्ट आते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हमें पास्ट मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूछना है। ठीक है, एलएमपी पूछते हैं ताकि हम ईडीडी कैलकुलेट कर सकें, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछते हैं ताकि हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट कर सकें, पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट कर सकें। पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है, मेडिकल हिस्ट्री में पूछनी है कि कोई ड्रग तो नहीं ले रही है पेशेंट, राइट। सर्जिकल हिस्ट्री में हमें क्या पूछना है कि कहीं कोई सर्जरी तो नहीं हुई है इससे पहले। इससे पहले का हमें पता चलता है कि जो पिछली जो प्रेगनेंसी है उसकी डिलीवरी कैसे हुई थी, सी सेक्शन हो रखा है नहीं हो रखा है, ये पूछना है। हमें ये पूछना है कि कहीं कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं थी जिसकी सर्जरी हुई हो। ठीक है, ड्रग हिस्ट्री लेना जरूरी है कि कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है। प्रेगनेंसी में भी कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो फीटस में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, राइट। तो इसलिए ड्रग हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री लेना जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री में हम क्या हिस्ट्री लेंगे कि कहीं जो फैमिली है उसमें किसी को डायबिटीज तो नहीं है, तो हो सकता है कि फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस हो। कहीं फैमिली में टीबी तो नहीं था, कहीं फीमेल को पहले टीबी तो नहीं था। तो क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं वो फ्लेयर अप होते हैं दोबारा से, तो टीबी के भी चांसेस होते हैं। जो टीबी होता है ये भी फ्लेयर अप करने के इसके चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, हमें पर्सनल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग की हिस्ट्री लेना, अल्कोहल की हिस्ट्री लेना, टोबैको की हिस्ट्री लेना। जनरली रूरल अगर एरियाज में हम जाएं तो पर्सनल हिस्ट्री में ज्यादातर देखा जाता है जो फीमेल्स होती हैं वो स्मोकिंग करती हैं, बीड़ी पीती हैं, है ना, तो वो भी हिस्ट्री मिलती है। तो ये लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो मैं अभी इतनी देर से बोल रही हूँ। ग्रेविडा, ग्रेविडा क्या होता है? ग्रेविडा, अ वुमेन हु इज करेंटली प्रेग्नेंट, उसे बोला जाता है ग्रेविडा। इसे बोला जाता है ग्रेविड यूट्रस या ग्रेविड फीमेल या फिर ग्रेविडा बोला जाता है। ठीक है, अब आता है नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा का मतलब है कि अ वुमेन हु इज करेंटली नॉट प्रेग्नेंट एंड हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट। ठीक है, कि अभी प्रेग्नेंट नहीं है और कभी हुई भी नहीं है, तो उसे बोला जाता है नल्ली ग्रेविडा। तो ठीक है, तो ये नल्ली ग्रेविडा बोला जाता है। फिर आता है प्राइमी ग्रेविडा। प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसे बोला जाता है प्राइमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा किसे बोला जाता है? विथ सक्सेसिव प्रेगनेंसीज। ठीक है, आगे भी और भी प्रेगनेंसीज हो रही हैं, जैसे कि एक फीमेल आके बता रही है कि मेरा एक छोटा बच्चा है और अभी वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा इसको मल्टी ग्रेविडा। फिर आता है पैरिटी। पैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज क्रॉस्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी दैट इज 20 वीक्स। ठीक है, तो 20 वीक्स जो प्रेगनेंसी क्रॉस कर लेती है, ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी 20 वीक्स को क्रॉस कर लेती है वो कहलाती है कि अब ये प्रेगनेंसी वायबल हो गई है, अब ये फीटस वायबल हो गया है। ठीक है, तो इसे पैरिटी बोला जाता है। तो हम जैसे मान लिया कि एक फीमेल है, ठीक है, उसका क्या है, एक बच्चा है, तो हम बोलेंगे अभी देखो एक बच्चा है पहले से, मान लिया लड़की है एक, ठीक है, एक बच्चा है, अब उसका एक अबॉर्शन हो रखा है और वो अबॉर्शन कब हुआ है? 14 वीक्स में उसका अबॉर्शन हो गया है।
ठीक है, एक क्या हुआ है, अबॉर्शन हो रखा है, कब, 14 वीक्स में। ठीक है, और अभी वो क्या है, प्रेग्नेंट है, और अभी उसकी जो प्रेगनेंसी है वो भी मान लिया, अभी उसकी प्रेगनेंसी 15 वीक्स की है। ठीक है, एक फीमेल चाइल्ड है, सुनना ध्यान से, कि एक फीमेल चाइल्ड है, एक 14 वीक्स का उसका अबॉर्शन हो रखा है, और 15 वीक्स की अभी उसकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो इसमें ग्रेविडा कितना होगा, ग्रेविडा 3 होगा। ठीक है, ग्रेविडा 3 होता है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना तो GPAL ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है, ये भी बताऊंगी किसी दिन डिटेल में, GPAL ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है। तो G फॉर ग्रेविडा, यानी कितनी बार उसको प्रेगनेंसी हुई है, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब इसमें पैरिटी इंपॉर्टेंट है, पैरिटी क्या होगी, तो देखो फर्स्ट एक फीमेल चाइल्ड है, तो यानी ये तो वायबिलिटी को क्रॉस कर चुका है 20 वीक्स, तो इसको हम पैरिटी में काउंट करेंगे। सेकेंड है 14 वीक्स का अबॉर्शन हो गया, तो 14 वीक्स यानी पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया, तो हम इसे पैरिटी में नहीं काउंट करेंगे। थर्ड है 15 वीक्स का, अभी उसकी प्रेगनेंसी चल रही है करेंटली, जो कि 15 वीक्स को क्रॉस कर चुकी है, बट 20 वीक्स क्रॉस नहीं हुआ, तो इसे भी हम पैरिटी में काउंट नहीं करेंगे। तो पैरिटी कितना हो गया, 1 हो गया। ये समझ आया, रिपीट करना है तो बताओ, सबको आ यस गया मैम, समझिए। आ गया मैम। हम्म, साक्षी आया समझ। ओके मैम। हम्म, तो देखो ये एक कंडीशन देखी। अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, एक फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, करेंटली उसकी जो प्रेगनेंसी है कितनी है, वो अभी 38 वीक्स प्रेग्नेंट है। ठीक है, 38 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल है, ध्यान से सुनना, तुम लोगों से पूछूंगी। ठीक है, उसका उसका एक बेटा है, ठीक है, 5 साल का बेटा है। ठीक है, पहली कंडीशन वो फीमेल 38 वीक्स की प्रेग्नेंट है। दूसरा, उसका एक बेटा है 5 साल का। तीसरा, उसका एक अबॉर्शन हो रखा है, कितना, 21 वीक्स का उसका एक अबॉर्शन हो रखा है। 21 वीक्स हटा दो, 14 वीक्स ही कर दो, तो नॉर्मल देखा जाता है। 14 वीक्स का उसका अबॉर्शन हो रखा है। अब इसमें मुझे बताओ कि ग्रेविडा कितना होगा, बताओ। 3 होगा, वेरी गुड। अब पैरिटी कितनी होगी, 2। 2 होगी। क्यों हो रही है 2, क्योंकि देखो ग्रेविडा तो 3 क्यों हुआ, जितनी बार वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, पहला ये अभी प्रेगनेंसी चल रही है, दूसरा कि 5 साल का एक बच्चा यानी प्रेगनेंसी हुई होगी, और तीसरा जब प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन 14 वीक्स में क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया, तो ग्रेविडा 3 हो गया। अब पैरिटी यानी जो 20 वीक्स की वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर गई है प्रेगनेंसी, पहली जो अभी करेंटली है वो भी 20 वीक्स को क्रॉस कर गई है, दूसरा बच्चा हो रखा है ये भी 20 वीक्स को क्रॉस कर गया, लेकिन अबॉर्शन 14 वीक्स पर ही हो गया, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, तो पैरिटी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, देखो नली पैरा है, पैना लिख दिया पैरा। ठीक है, नल्ली पैरा, अ विमेन हु हैज नेवर कंप्लीटेड अ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 20 वीक्स। ठीक है, तो नल्ली पैरा उसे बोला जाता है। अभी नल्ली ग्रेविडा है, नल्ली पैरा है, ठीक है, नल्ली ग्रेविडा की कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, नल्ली पैरा उसे बोला जाता है कि प्रेगनेंसी हुई थी लेकिन 20 वीक से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो अ विमेन हु हैज नेवर कंप्लीटेड अ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 20 वीक्स। तो जब भी पैरिटी पैरा ये वर्ड आते हैं तो यहाँ पे 20 वीक्स का बहुत मेजर रोल है, ये हमेशा याद रखना है। फिर आता है प्राइमी पैरा, तो प्राइमी पैरा क्या है, अ विमेन हु वाज कैरिड वन प्रेगनेंसी बियॉन्ड 20 वीक्स। ठीक है, तो प्राइमी पैरा किसे बोलेंगे, जिस जिस फीमेल की पहली प्रेगनेंसी या एक प्रेगनेंसी 20 वीक्स के पार चली गई है, 20 वीक्स क्रॉस कर गई है। फिर आता है मल्टी पैरा, तो देखो मल्टी पैरा क्या होता है, अ विमेन who has carried 2 or more pregnancies beyond 20 weeks। तो दो या दो से ज्यादा प्रेगनेंसीज 20 वीक्स को क्रॉस कर गई हैं, उसे क्या बोला जाता है, मल्टीपैरा बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये पता होने चाहिए। ठीक है, मैम, हाँ बोलो। ये मल्टीपेरा और प्राइमी पैरा में मतलब 20 वीक से बियॉन्ड जा चुकी है, बट
सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, ये इसमें कंफर्म होता है क्या? ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, बस 20 वीक्स ध्यान रखना है। अब हो सकता है 21 वीक में उसका अबॉर्शन हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बस ये 20 वीक्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20 वीक्स जो बोला जाता है इसको पीरियड ऑफ वायबिलिटी बोला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, तो नेगल्स फॉर्मूला आता है जिसकी बात हमने की थी। ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फॉर्मूला होता है। अब तो देखो ये ऐसे सर्कल्स चल गए हैं, ठीक है, ये ओपीडी में, और आजकल एप्स भी चल गए हैं जिनके थ्रू हम ईडीडी या पीओजी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर नहीं है, ये सर्कल्स अवेलेबल नहीं है ज्यादातर, जैसे जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होते हैं यहाँ ये चीजें अवेलेबल नहीं है, हम ऐप ओपन कर सकते हैं फोन में। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐड 9 months and 7 days टू द एलएमपी। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में हमें क्या ऐड करना है, 9 months और 7 days ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लिया कोई फीमेल है, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट जो उसको मेंसेस आए थे 9 जनवरी है, 9 जनवरी है, ठीक है। तो अब 9 months और 7 days ऐड करने हैं, तो 9 months, जनवरी में 9 months ऐड करेंगे, ठीक, और 9 में हम क्या ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो 9 और 7 कितना होगा, बोलो, 16। और जनवरी में हमें 9 months ऐड करने हैं, ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, तो 16 अक्टूबर। और मान लिया कि ये ईयर क्या है, अभी तो सेम जनवरी ले लिया हमने इजी, 2024, तो 2025 इसकी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अब लेते हैं कुछ अलग, देखो मान लिया पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या है, 9 जुलाई है, 9 जुलाई 2024 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, डेज कितने ऐड करने हैं, बोलो, 7। 7 days ऐड करने हैं, और मंथ्स कितने ऐड करने हैं, 9। 9 ऐड करने हैं। तो 9 + 7 16, और जुलाई में 9 months ऐड करने हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 16 अप्रैल आ गया, देखो यहाँ पे 16 अप्रैल 2025 आ जाएगा। तो ये आ गई, हाँ, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ गई, कि इतने मंथ बाद उसकी एक्सपेक्टेड डेट है कि इस टाइम पे डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, women is sure for her LMP। अब EDD is only reliable if, EDD सिर्फ तभी रिलायबल होता है जब क्या होगा, विमेन इज श्योर फॉर हर एलएमपी, यानी विमेन को पक्का पक्का पता है कि उसकी एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, तभी हम ईडीडी कैलकुलेट करके श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं कि हाँ यही एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रहेगी। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज रेगुलर, और मेंसेस उसकी क्या रही हो, रेगुलर रही हो। नो यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव 6 months प्रायर टू एलएमपी, और उसने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना यूज करे हो, कोई भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज ना किए हो, कब, 6 months प्रायर टू एलएमपी। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आया था, जो लास्ट मेंसेस आए थे उससे पहले उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ना यूज करे हो, तब जाके ईडीडी जो हमने कैलकुलेट किया है वो रिलायबल होता है, तब हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इफ साइकिल्स आर इरेगुलर द डेटिंग स्कैन इज डन। तो अगर साइकिल इरेगुलर होती है तो डेटिंग स्कैन किया जाता है, इसके हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेगल्स फॉर्मूला होता है, ये शॉर्ट मार्क्स में आ भी सकता है। ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ सकता है कि नेगल्स फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो ये हमने देख लिया नेगल्स फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू कैलकुलेट पीओजी एंड ईडीडी, फिर यहाँ पे ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये तुम लोग कैलकुलेट करना, एलएमपी क्या है, 10 जनवरी है, हम देख ही चुके हैं, 9 जनवरी देख लिया, 10 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो अब आता है पीओजी, पीरियड ऑफ जेस्टेशन इज नहीं है,
टिल 6 मंथ्स, 6 सितंबर कितना होगा, कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हमें कितना दे दिया, 10 जनवरी दे दिया। अब हमसे पूछा कि 6 सितंबर को हमारे पास फीमेल आई है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि अभी उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है। ठीक है, तो हम मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे देखो, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 जनवरी है। अब जनवरी में टोटल कितने मंथ्स होते हैं, सॉरी डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। 30 होते हैं, 31 होते हैं, 31। 31। 31 31 - 10 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 31 - 10 कितना आएगा, 21 आएगा। तो 10, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तो 10 था, तो हम 10 डेज को हटा देंगे, कितने बचे, 21 डेज। अब देखो 6 सितंबर तक चाहिए, ये क्या है, जनवरी है। ठीक है, जनवरी के 21 डेज हो गए। फिर आएगा फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में क्या है, 6 सितंबर को फीमेल आई है, तो हमें 6 डेज तक ही काउंट करना है। फिर जनवरी में 21 डेज हो गए। ठीक है, 21 प्लस फरवरी में कितने डेज, 28, मार्च में कितने डेज, 31, अप्रैल में 30, फिर मई में कितने होते हैं, 31, जून और जुलाई में 31, 31, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, मई में 31 होते हैं, जून में कितने होते हैं, 30। 30, जुलाई और अगस्त में 31, 31 होते हैं ना। फिर लास्ट सितंबर 6। अब हम इस टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल जोड़ के आता है 239 इसमें। अब क्या करना है देखो, एक वीक, अब हम, मैंने बताया था कि जब भी हम जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं कि कितना है, कितने मंथ की कितनी प्रेगनेंसी हो रखी है, तो हम हमेशा वीक्स में बात करते हैं कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्म बोला जाता है, 37 वीक्स से पहले है तो प्री टर्म, अगर 42 वीक्स के बाद है तो पोस्ट टर्म बोला जाता है ना। तो ऐसे करके हम वीक्स में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर तो कितनी क्या आ गया, 239 डेज आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वीक होता है 7 डेज का, तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू कितना आ जाता है, 34 वीक्स की अप्रोक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन आ जाता है। तो ये समझ आया पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैसे निकलेगा, बताओ, रिपीट करना है तो बोलो। एक बार मैम। हाँ देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एलएमपी पता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 जनवरी है। ठीक है, तो अब देखो जनवरी में टोटल 31 डेज है, और हमें क्या निकालना है, 6 सितंबर तक पीरियड ऑफ जेस्टेशन निकालना है। मान लिया कि 6 सितंबर को हमारे पास फीमेल आई है और वो बता रही है कि मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 जनवरी का था, और हमें कैलकुलेट करना है कि अभी तक उसको कितने मंथ हो गए। हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है, तो हम निगल्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तक हमें देखना है कि उसको कितने वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे देखो, 10, तो यानी 10 दिन को तो एक्सक्लूड कर दो, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 दिन था, 10 जनवरी था, तो देखो 31 डेज में से हम 10 पहले माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 21 डेज बचा। अब जनवरी के तो डेज हमें पता चल गए 21 है। फिर आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई है सितंबर तक, तो सितंबर तक के डेज हम देखेंगे हर एक मंथ में, कि फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ऐसे करके हम सितंबर तक जाएंगे। अब फीमेल आई है 6 सितंबर को, तो हमने सितंबर 6 लिख दिया। अब आती 30 सितंबर को, तो हम 30 डेज लिख देते। ठीक है, आती 1 अक्टूबर को, तो हम सितंबर के टोटल 30 डेज लिखते और अक्टूबर का फर्स्ट डे लिख देते। ठीक है, तो अब ये हमने कर दिया, टोटल कितना आया, 239, ये डेज आ गए हमारे पास। अब डेज को अगर हमें वीक में कन्वर्ट करना है, तो हमें 7 से डिवाइड कर देना होगा, जिससे क्या आ जाएंगे, वीक्स आ जाएंगे, वीक्स में हमें प्रेगनेंसी पता चल जाएगी। ठीक है, आगे समझिए, एक दो यस बार मैम। खुद से भी, तब और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज दे रखी है, रिमेनिंग डेज ऑफ जनवरी कितने, 21, यहाँ पे भी वही चीज कैलकुलेट कर रखी है, सेम जो मैंने यहाँ पर बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये जेस्टेशनल कैलकुलेटर, पीओजी कैलकुलेटर ऐसे करके एक ऐप आता है, उसमें भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि
पीओजी कितनी आ रही है, ईडीडी कितनी आ रही है, तो इसमें ये चीजें डालनी होती है। एलएमपी डालने को बोलता है उसमें, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कितना आया था, है ना, तो उससे सारी चीजें निकल जाती हैं। फिर आता है जनरल फिजिकल चेंज, कि क्या क्या जनरल फिजिकल चेंज होता है। तो हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में भी बात की थी। अब देखो क्या क्या हमें पूछना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या एसेस करना है फीमेल में। तो देखो बिल्ड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो हमें देखना है कि बिल्ड कैसी है फीमेल की, ज्यादा लीन एंड थिन तो नहीं है, ठीक है, ज्यादा मोटी तो नहीं है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन से सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हाइट देखना है, वेट देखना है, पैलर देखना है कि कहीं एनीमिया तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पैलर और इक्टेरस, इक्टेरस क्या होता है और पैलर क्या होता है, और कौन सी कंजक्टिवा में देखते हैं, बताओ। बेसिक है, बहुत बेसिक है, पता है किसी को? टेलर एनीमिया में और इक्टेरस जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अब तो ईएनटी भी पढ़ोगे, आइज पता हो। नेल्स। आईज नेल्स, ठीक है, पैलर नेल्स में नहीं देखा जाता है, ये दोनों ही चीजें आईज में देखी जाती हैं, कंजक्टाइवा में देखते हैं। पैलर देखा जाता है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में, ठीक है, याद रखना है, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखते हैं पैलर। कैसे डॉक्टर देखते हैं ना, आंख को नीचे की तरफ खींचते हैं, तो लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखते हैं, नीचे की साइड। और इक्टेरस कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है बल्बर कंजक्टाइवा में, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि इक्टेरस हम देखते हैं जो, जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया तो हम क्या करते हैं, ऊपर की अपर आईलिड को स्ट्रेच करते हैं और नीचे की आईलिड, दोनों को स्ट्रेच किया जाता है, तब देखते हैं, ठीक है। इक्टेरस बल्बर कंजक्टाइवा में, जो हमारा आई का बल्ब है इसके ऊपर जो कंजक्टाइवा लगी है, इसमें देखा जाता है इक्टेरस। और लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखा जाता है पैलर, ठीक है। तो पैलर देखना है हमें कि कहीं एनीमिया तो नहीं है। एडिमा ऑफ लंग्स देखना है। और इसमें भी क्या देखना है, फिजियोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल, लिख दिया है इसमें, फिजियोलॉजिकल होगा ये, कि कहीं फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। पिटिंग एडिमा ऑफ एंकल सबसाइड्स आफ्टर रेस्ट, की पिटिंग है नॉन पिटिंग है, दबाने पे अंदर ही रुक जा रहा है या दबाने पे वापस से रिबाउंड कर जा रहा है, ठीक है, ये हमें देखना है। और फिजियोलॉजिकल एडिमा अगर है, यानी नॉर्मल केसेस में जो होता है प्रेगनेंसी में, तो ये क्या होगा, रेस्ट करने से सबसाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर पैर ऊपर रख के करके बैठ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पैथोलॉजिकल है। पीआर यानी पल्स रेट और बीपी मेजर करना है, नॉर्मल है या लोअर साइड पे। जनरली क्या होता है, जो बीपी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉल करता है, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन होता है, क्योंकि इस वजह से बीपी फॉल करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये चीज हमें याद रखनी है। फिर आता है थायराइड एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक, थायराइड एग्जामिनेशन करना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। ऑस्कल्टेट द हार्ट एंड लंग्स, ऑस्कल्टेशन करके हमें देखना है। अब देखो ये जैसे एडिमा ऑफ लंग्स, लेग्स है, लंग्स नहीं है, बहुत ही मिस्टेक हो रखी है। एडिमा ऑफ लेग्स देखना है, तो एडिमा ऑफ लेग्स में जनरली जो फीमेल्स आती हैं